देखिए, परिचय बहुतों का आज शीर्षक है। बहुतों मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो बस शीर्षक और जीवन परिचय के साथ ही उपस्थित हुए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान मतलब मैं नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब आप लोग आएंगे तो कहेंगे ही। परिचय के अतिरिक्त परिचय के अतिरिक्त मैं रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। आज दिनकर चरचनी आ गई हो, रिकॉर्डिंग शुरू कर लेना। तो आरंभ में दिनकर आरंभ में दिनकर ने छायावादी रंग में कुछ कविताएं भी लिखी, पर जैसे जैसे वे अपने स्वर से स्वयं परिचित होते गए, अपने काव्यानुभूति पर ही अपनी कविता को आधारित करने का आत्मविश्वास उनमें बढ़ता गया। वैसे ही वैसे उनकी कविता छायावाद के प्रभाव से मुक्ति पाती गई, पर छायावाद से उन्हें जो कुछ विरासत में मिला था, जिसे वे मनानुकूल पाकर अपना चुके थे, ना मना पा अपना बीच में कोई आ जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, ज्वाइन करने के लिए, तो दिक्कतें हो जाती है। जिसको वो अपने अनुसार अपना चुके थे, जो छायावादी युगीन प्रवृत्ति थी, प्रभाव था उसको, वह तो उनका हो ही गया। उनकी काव्यधारा जिन दो कुलों के बीच प्रवाहित हुई, उनमें से एक छायावाद था। भूमि का ढलान दूसरे के पुल की ओर था, पर धारा को आगे बढ़ाने में दोनों का अस्तित्व अपेक्षित और अनिवार्य था। दिनकर अपने को द्विवेदी युगीन और छायावाद काव्य पद्धतियों का वारिस मानते थे। उन्हीं के शब्दों में, पंथ के सपने हमारे हाथ में आकर उतने वायवीय नहीं रहे जितने कि वे छायावाद काल में थे, किंतु द्विवेदी युगीन अभिव्यक्ति की शुभ्रता हम लोगों के पास आते आते कुछ रंगीन अवश्य हो गई। अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता की नई विरासत हमें आपसे आप प्राप्त हो गई। दिनकर ने अपने कृतित्व के विषय में एकाधिक स्थानों पर विचार किया है। संभवतः हिंदी का कोई कवि अपने ही कवि कर्म के विषय में दिनकर से अधिक चिंतन आलोचन न करता होगा। वह दिनकर की आत्मरति का नहीं, अपने कवि कर्म के प्रति उनके दायित्व के बोध का प्रमाण है कि वे समय समय पर इस प्रकार आत्म परीक्षण करते रहे। इसी कारण अधिकतर अपने बारे में जो कहते थे वही होता है, वह सही होता है। उनकी कविता प्रायः छायावाद की अपेक्षा द्विवेदी युगीन कविता के निकटतर जान पड़ती है। शैली में द्विवेदी युगीन अस्पष्टता, प्रसाद युग के प्रति आस्था और मोह, अतीत के प्रति आदर प्रदर्शन की प्रवृत्ति, अनेक बिंदुओं पर दिनकर की कविता द्विवेदी युगीन काव्यधारा का आधुनिक ओजस्वी प्रगतिशील संस्करण जान पड़ती है। उनका स्वर भले ही सर्वदा सर्वथा हुंकार न बन पाता हो, गुंजन तो कभी भी नहीं बनता। तो इसी के साथ सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, मैं नाम दो तीन को कह देता हूँ, जो पहले शुरू कर दे, उसके बाद फिर क्रम चलता रहेगा। तो मैं अभी चिंकी शायद नहीं आई है, गोपाल आए हैं, तो मैं गोपाल भी नहीं है क्या? अच्छा नहीं है, गोपाल है तो ठीक है। गोपाल, आप जो है सो सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर की जीवन परिचय और उनकी कविता कलम या तलवार, आप इसको लेकर भैया उपस्थित थोड़ा हों। हम बिजी है, थोड़ा दो दो तीन आदमी के ठीक बाद है, तो हमको आप थोड़ी देर के बाद आ जाइएगा। तो मैं उसके बाद अंशु कुमारी, जो अभी थर्ड ईयर में है ना, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। उसके बाद मैं दीक्षा कुमारी अगर हैं तो वो तैयार रहेंगी, तो फिर सीमा कुमारी, ठीक है, तैयार रहेंगी। जो पहले शुरू जी कर भैया। दीजिए। हम्म। कौन कहेंगे पहले? जल्दी शुरू कीजिए। हेलो। भैया मैं अंशु शुरू कीजिए।
मैं संध्या कुमारी विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर मधुबनी हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय खंड की छात्रा हूँ। आज का हमारा मुख्य विषय रामधारी सिंह दिनकर की भाषा शैली हिंदी साहित्य में योगदान। मैं इसके आज बोलने जा रही हूँ। रामधारी सिंह दिनकर की भाषा शैली। दिनकर जी की भाषा शुद्ध साहित्य किया है। इनकी शैलियों में विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, भावात्मक, सुक्तिपरक शैली प्रमुख रूप से हैं। गद्य शैली। दिनकर जी की शैली के विविध रूप देखने को मिलते हैं। पहला, विवेचनात्मक शैली। दिनकर जी ने गंभीर विषयों के विवेचन के लिए विवेचनात्मक शैली को अपनाया है। संस्कृति के 4 अध्याय में यह शैली दर्शनीय है। दूसरा, आलोचनात्मक शैली। आलोचनात्मक निबंधों एवं समीक्षात्मक रचनाओं में दिनकर जी ने आलोचनात्मक शैली को अपनाया है। इस शैली के उदाहरण मिट्टी की ओर तथा शुद्ध कविता की खोज में मिलते हैं। भावात्मक शैली। तीसरा, कुछ भावपूर्ण विषयों को स्पष्ट करने में दिनकर जी ने भावात्मक शैली अपनाए हैं। इसमें काव्यात्मक सरसता, अलंकारिता तथा भाषागत ललित दर्शनीय है। चौथा, सुक्तिपरक शैली। कुछ स्थानों पर दिनकर जी ने सुक्तिपरक शैली भी अपनाए हैं। इसका एक उदाहरण देखें। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। रामधारी सिंह दिनकर का हिंदी साहित्य में योगदान। साहित्य में स्थान। दिनकर जी का स्थान आधुनिक हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में है। छायावादोत्तर हिंदी काव्यधारा के प्रमुख कवि, आलोचक, विचारक और निबंधकार के रूप में हिंदी जगत में दिनकर जी आदर के साथ स्मरण किए जाते रहेंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है इनका समय के साथ निरंतर गतिशील रहना। यह इनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व और ज्वलंत प्रतिभा का परिचायक है। फलतः गुप्त जी के बाद यही राष्ट्रकवि पद के सच्चे अधिकारी बने और इन्हें युग चरण, राष्ट्रीय चेतना का वैतालिक और जन जागरण का अग्रदूत जैसे विशेषणों से विभूषित किया गया। ये हिंदी के गौरव हैं, जिन्हें पाकर सचमुच हिंदी कवि धन्य हुई। रामधारी सिंह दिनकर का पुरस्कार। पहला, संस्कृति के 4 अध्याय नामक कृति के लिए इन्हें सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इन्हें सन 1959 ईस्वी में पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। तीसरा, दिनकर जी को इनकी रचना कुरुक्षेत्र के लिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा के सम्मानित किया गया। चौथा, भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति और बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया तथा गुरु महाविद्यालय ने इन्हें विद्या वाचस्पति के लिए चुना। पांचवा, सन 1968 ईस्वी में राजस्थान विद्यापीठ ने इन्हें साहित्य चूड़ामणि से सम्मानित किया। छठा, सन 1972 ईस्वी में काव्य रचना उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और सातवां, सन 1952 ईस्वी में ये राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। अति सुंदर, बहुत बढ़िया आलेख प्रस्तुति आपने किया संध्या। मैं बहुत ही कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो
सबसे वही पूज्य प्राणी है। इसी पंक्ति के साथ मैं रजनी कुमारी को आमंत्रित करना हूँ कि आप आए और अपना आलेख प्रस्तुत करें। रजनी कुमारी, शीर्षक बता दीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी इसके का बाद अंशु कुमार तैयार रहेंगे। इसके बाद अंशु कुमार बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, आलेख प्रस्तुति। आपके इस आलेख के द्वारा हम लोगों को बहुत ही अधिक जानकारी प्राप्त हुई और आपकी व्याख्या, कविताओं की व्याख्या, कविताएं का जो वाचन था बहुत ही बढ़िया। आगे ही आप ऐसे ही कोशिश करती रहें, हमारी शुभकामना आपके साथ है। दिनकर जी लिखते हैं, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अब अंशु कुमारी, जो भी 3rd ईयर में है, और इसके बाद शांति कुमारी तैयार रहेंगी। नेटवर्क देख लीजिए कैसे कहाँ ठीक आएगा। इसके बाद शांति कुमारी। स्वागत है अंशु कुमारी। मैं अंशु कुमारी रामधारी सिंह दिनकर जी की जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रवि सिंह और माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा मोकामा घाट स्थित रेलवे हाई स्कूल से उत्तीर्ण की और इन्हें हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करके स्वर्ण पदक जीता। 1932 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1932 ईस्वी में बीए करने के बाद ये एक नए स्कूल के अध्यापक बने। इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। दिनकर जी की कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। इनकी स्वर्गवास 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को मद्रास में हुआ। साहित्यिक परिचय। रामधारी सिंह दिनकर जी की ने राष्ट्र प्रेम और लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर काव्य रचना की। इन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता तथा शोषण के खिलाफ रचना की। दिनकर जी की पहली रचना रेणुका है, जो 30 के दशक में प्रकाशित हुई थी। इसके कुछ साल बाद जब उनकी रचना हुंकार प्रकाशित हुई तो देश के युवाएं उनकी लेखनी की काफी प्रभावित हुई। दिनकर जी की उनकी रचना संस्कृत के 4 अध्यायों के लिए सन 1959 ईस्वी में इतिहास अकादमी पुरस्कार के सम्मानित किया गया। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, बापू, इतिहास के आंसू, संस्कृत के 4 अध्याय। हिंदी साहित्य में स्थान। रामधारी सिंह दिनकर का गिनती सर्वश्रेष्ठ कवियों की जाती है। ये भारतीय संस्कृति के रक्षक, क्रांतिकारी, चिंतक और हिंदी साहित्य की कवि है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आलेख प्रस्तुति अंशु कुमारी। आपके आलेख प्रस्तुति में वो ठहराव देखने को मिला, वो सुचारू रूप से आलेख पाठ और आलेख लेखन सभी बहुत ही बढ़िया था। और आज आपका पहला विशेष सत्र था, उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी आलेख प्रस्तुति बहुत ही बढ़िया था, बहुत बढ़िया। और आगे भी आप इसी प्रकार प्रयास करती रहेंगी, हमारी विशेष शुभकामना आपके साथ है। फिर रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, अपनी बात कहूं क्या, मेरी भाग्य लीक प्रतिकूल हुई,
हरियाली को देख आज फिर हरे हुए दिल के फूले। फिर दूसरी पंक्ति वो कहते हैं, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति विजय अपार। इसी कुछ पंक्तियों के साथ रामधारी सिंह दिनकर प्रत्येक पंक्ति में कुछ ऐसा लिखते हैं जिसका अर्थ बहुत ही व्यापक होता है। तो हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब आमंत्रित करने जा रहे हैं शांति कुमारी को। शांति कुमारी दिनकर और उनकी काव्यात्मक विशेषताएं। शांति के बाद तैयार रहेंगी, हाँ, शांति के बाद तैयार रहेंगी मनस्वी कुमारी। भाई नेटवर्क हट सकती है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं रुक जाऊंगी। अभी भी आवाज कट रही है आपकी। आज नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और मनस्वी, कोई बात नहीं। मनस्वी कुमारी हैं? हाँ है, स्वागत है मनस्वी। भैया आवाज आ रही है? आवाज थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज कम आ रही है। मैं मनस्वी कुमारी VSA कॉलेज BA फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। ईयरफोन लगाया तो ईयरफोन खोल लीजिए। भैया अब जा रही है? हाँ अब ठीक है, अब बोलो ठीक से। नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई बात नहीं। मैं आज रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। रामधारी सिंह जी का प्रारंभिक जीवन। रामधारी सिंह दिनकर जी का 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह और उनके माता का नाम मनरूप देवी था। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे और जब दिनकर 2 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माँ ने किया था। दिनकर का बचपन में देहात बीता, जहाँ दूर दूर तक फैली खेतों की हरियाली, आम के बाग और कसांस का फैलाव था। प्रकृति की इस सुंदरता का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया। शायद इसलिए उन पर वास्तविक जीवन की कठोरता का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। रामधारी सिंह दिनकर की शिक्षा। दिनकर जी ने अपने प्रारंभिक शिक्षा गांव के एक प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा मुकामा घाट से प्राप्त की थी। इसी बीच इनका विवाह भी हो चुका था तथा ये एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। एक छात्र के रूप में दिनकर को कई वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब वे मुकामा घाट हाई स्कूल तो शाम 4 बजे स्कूल बंद होने तक उनके लिए वहां रुकना संभव नहीं था, क्योंकि लंच ब्रेक के बाद उन्हें घर वापस जाने के लिए स्टीमर पकड़ने के लिए क्लास छोड़नी पड़ती थी। वह हॉस्टल का खर्चा भी नहीं उठा सकते थे, इसलिए उन्हें क्लास को छोड़ना पड़ता था। एक छात्र के रूप में उनके पसंदीदा विषय इतिहास, राजनीति और दर्शन थे। स्कूल के में और बाद में कॉलेज हिंदी, संस्कृत, मैथिली, बंगाली, उर्दू और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया था। रामधारी सिंह दिनकर जी ने 1928 में मैट्रिक के बाद पटना विश्वविद्यालय में 1932 में इतिहास में BA ऑनर्स किया था, जिसके बाद अगले ही साल उन्हें स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। 1934
से 1947 तक बिहार सरकार सेवा में सब रजिस्ट्रार और प्रचार विभाग के उपनिदेश के रूप में कार्य करता रहे। दिनकर जी ने राजनीतिक जीवन भी था। वे 3 बार राज्यसभा के लिए चुने गए और उन्होंने 3 अप्रैल 1952 से 26 जनवरी 1964 तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। वह 1960 में दशक की शुरुआत में भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के कुलपति भी थे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया मानसवी कुमारी, अभी आप स्नातक प्रथम छमाही की छात्रा हैं, तो उस हिसाब से आपका आलेख बहुत ही बढ़िया रहा। उम्मीद करते हैं कि आप अपने आलेख को और विस्तृत और उत्कृष्ट बनाएंगी। इसी आशा के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। दिनकर जी लिखते हैं, जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा हे उच्छ्वास तुम्हारा, और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं। इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ मैं अब बुलाना चाहूंगा गोविंद गोपाल। यदि आप उपस्थित हैं स्वागत है, अन्यथा मैं सीमा कुमारी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। जी भैया। मैं सीमा कुमारी विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर हिंदी प्रतिष्ठा की प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आज के इस 8वें विशेष सत्र में मेरा आलेख है रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय। उपनाम दिनकर, मूल नाम रामधारी सिंह दिनकर, जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया बिहार, निधन 24 अप्रैल 1974 चेन्नई तमिलनाडु। राष्ट्र कवि के रूप में समादित और लोकप्रिय रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ। बचपन संग्रह में रहा जहां स्कूल जाने के लिए पैदल चल गंगा घाट जाना होता था, फिर गंगा के पार उतर पैदल चलना पड़ता था। पटना विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास करने के बाद आजीविका के लिए पहले अध्यापक बने, फिर बिहार सरकार में सब रजिस्टर की नौकरी की। अंग्रेजी सरकार के युद्ध प्रचार विभाग में रहे और उनके खिलाफ ही कविताएं लिखते रहे। आजादी के बाद मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष बनकर गए। 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए चुन लिया गया, जहां 2 कार्यालयों तक उन्होंने संसद सदस्य के रूप में योगदान किया। इनके उपरांत वह भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति नियुक्त किए गए और इसके 1 वर्ष बाद ही भारत सरकार ने उन्हें अपने हिंदी सलाहकार नियुक्त कर पुनः दिल्ली बुला लिया। ओज विद्रोह आक्रोश के साथ ही कोमल श्रृंगारिक भावनाओं के कवि दिनकर की काव्य यात्रा की शुरुआत हुई स्कूल के दिनों से हुई, जब उन्होंने रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा प्रकाशित युवक पत्र में अभिताभ नाम के रेणुका 1935 में, चौथा है हुंकार 1938 में, पांचवा है रसवंती 1939 में, छठा है द्विंद गीत 1940 में, सातवां है कुरुक्षेत्र 1946 में, आठवां है धूप छांव 1947 में। अब है रामधारी सिंह दिनकर जी की हिंदी कविता। पहला है प्रणभंग, दूसरा है पूर्वाभंश, तीसरा है रोटी और स्वाधीनता, चौथा है चांद का कुर्ता, पांचवा है सूरज का ब्याह, छठा है चूहे की दिल्ली यात्रा, सातवां है मिर्च का मजा, आठवां है ध्वज वंदना। रामधारी सिंह दिनकर
हिंदी के एक प्रमुख लेखन कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीयता को इनके काव्य की मूल भूमिका मानते हुए इन्हें युग चारण व काल के चारण की संज्ञा दी गई। भैया धन्यवाद, हो गया। धन्यवाद आपको। बहुत ही बढ़िया आलेख प्रस्तुति। थोड़ी सी हड़बड़ाहट थी, बस उसको संयमित कीजिए और ठहराव लाइए। बोलिए इसके है ना, जहाँ पूर्ण विराम है, कॉमा, थोड़ा सा ठहराव होना चाहिए। और अब आप लगभग 5-6 विशेष सत्र में जुड़ चुकी हैं, तो वो थोड़ी सी गंभीरता आनी चाहिए। आलेख तो बढ़िया रहता है, कोशिश कीजिए कि परिचय थोड़ा कम भी हो चलेगा, लेकिन किसी एक विशेष इनके किसी काव्य ग्रंथ के बारे में, किसी कविताओं के बारे में आलेख लिखने का आप लोग प्रयास कीजिए, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में है। ठीक है, जी भैया। परिचय भी ठीक है, उसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त होना चाहिए। ये आपसे अब मेरी उम्मीद बढ़ती जाएगी ना, जितने आप लोग आगे बढ़िएगा उतनी उम्मीद बढ़ेगी। तो इस कड़ी में अभी गोविंद गोपाल जी शायद आ चुके हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपना कविता जो आप कहा था अर्थ नहीं, इस कविता को आप प्रस्तुत कीजिए। स्वागत है। जी भैया नमस्कार। नमस्कार भैया आप सब रामधारी सिंह दिनकर के जीवन परिचय से अवगत होंगे। हम अपने मूल भाव पर आते हैं। ये कविता कोई अर्थ नहीं, रामधारी सिंह दिनकर। नित्य संघर्षों से, नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। ये प्रथम लाइन हुआ भैया। अर्थात जो नित्य जीवन की क्रिया से, संघर्ष से जब अंतर्मन की पूरा बिखर चुका हो, तब अगर सुख मिले, सुख का समंदर भी मिले, तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो भैया दूसरा पंक्ति, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसका तात्पर्य है भैया, जब फसल, किसान का फसल जब सूख कर, जल के बिना सूख कर तिनका तिनका होकर गिर जाता है, अब फिर होने वाली वर्षा जितना भी हो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। भैया तीसरा पंक्ति, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। इसका तात्पर्य है भैया, संबंध कोई भी हो, यदि व्यक्ति का दुख में अगर कोई अपना साथ ना दे, तो फिर वह व्यक्ति सुख में उस संबंध का कोई लायक नहीं रह जाता, कोई अर्थ नहीं रह जाता है उसका। यह चौथा पंक्ति है, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तात्पर्य है, छोटी छोटी जो खुशी होती है उसका क्षण रोज रोज निकल जाता है, और मनुष्य चाहता है कि सुख की प्रतीक्षा करें, तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। वह पांचवा पंक्ति है, मन कटुवानी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तात्पर्य है भैया, मन कटुवानी से, दूसरे के वक्तव्य से आहत हो, अंतर तक पूरा बिखर चुका हो, छलनी हो जाए, और फिर उसके बाद कोई भी कितना भी प्रेम पूर्वक वचन कहे, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाता है। आखिरी पंक्ति है भैया, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तात्पर्य है, सुख साधन
रोज दिनचर्या के सुख साधन चाहे जितने भी हो, लेकिन ये काया शरीर हमेशा रोगग्रस्त हो तो उन सारी सुविधाओं का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इतना ही था, धन्यवाद भैया। बहुत 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 ही बढ़िया प्रस्तुति, कविताओं का वाचन और उसका अर्थ बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी विशेष सत्र में बने रहेंगे और समय से आएंगे, उम्मीद रखते हैं आपसे। बहुत ही बढ़िया गोविंद गोपाल जी। अब मैं स्वतंत्र रूप से छोड़ता हूं कि जो भी अब आलेख व उनकी कोई कविता, उनके कोई जुड़े प्रसंग हो तो स्वागत है आप लोगों का, कोई भी स्वेच्छा से। आदिति कोई है वो बाकी हैं, और अंकित जी हैं, सत्य प्रकाश जी हैं, सोनाली हैं। तो जो भी आप लोगों की जो भी इच्छा हो मन में, कोई कविता, कोई प्रसंग, उनके जीवन से जुड़ी हुई कोई घटना, तो आप लोग का स्वागत है। हम बताते भैया, कविता एक है। हाँ गोपाल, कविता कलम या तलवार। मेरा नाम गोपाल कुमार यादव, रामकृष्ण कॉलेज मधुबनी, स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है कलम या की तलवार। थोड़ा सा परिचय इसको दे देते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम मनरूप देवी था। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे और जब दिनकर 2 वर्ष के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माँ ने किया था। अब अपने कविता की ओर जाते हैं। कविता है कलम या की तलवार। पहले कविता हम आलेख प्रस्तुत करते हैं, इसके बाद अर्थ भाव देखेंगे। दो विजय में तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार। मन में ऊंचे भाव की, तन में शक्ति अपार। दूसरे कमरे में बैठोगे, ऊंचे साधाओगे गान, या तलवारें पकड़ोगे मैदान के बाहर। कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली, दिल की नहीं दिमागों में भी आग लगाने वाली। जन्म लेता है कलम विचारों के जलते अंगारे, और संकट प्राण देश क्या कभी मरेगा। एक भेद है और वहाँ निर्भय होते हैं नर नारी, कलम उगलती आग जहाँ अक्षर बनी सिंगारी। जहाँ पलटते लोग लहू में लहालह की धार, वहाँ क्या चिंता आग हाथ में नहीं छुई तलवार। अपने व्याख्या की ओर जाते हैं। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कलम और तलवार नाम कविता में कलम और तलवार दोनों को प्रधानता दी है। उनके अनुसार कलम और तलवार दोनों में ही बदलाव लाने की क्षमता होती है, दोनों में ही तेज धार होती है, पर फर्क इतना है कि कलम की धार विचारों को जगाती है तो तलवार की धार खून की धारा बहाती है। कलम के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति से समाज को जगाया जा सकता है, तो दूसरी ओर अस्त्र शस्त्र हाथों में लेकर युद्ध जीता जा सकता है। जहां मनुष्य समाज में चेतना पैदा करने की बात आए तो कलम ही कारक साबित होता है। वही युद्ध में तथा हिंसा पशुओं से
आत्मरक्षा हेतु तलवार की आवश्यकता पड़ती है। यदि समाज में चारों ओर सुरक्षा और निर्भयता हो तो अस्त्र शस्त्रों का नहीं बल्कि कलम का ही काम होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किसको अपनाकर समाज का निर्माण करना है। अतः कलम और तलवार में से कलम की शक्ति अधिक है तथा कलम के द्वारा देश में हो रहे भ्रष्टाचार एवं बुराइयों को मिटाया जा सकता है। अतः ज्ञान शक्ति से ही देश की तरक्की की जा सकती है। इसीलिए कलम को शक्तिशाली का प्रतीक माना गया है। यही अपना वाणी का विराम देता हूँ। बहुत ही बढ़िया गोपाल, बहुत ही कम संक्षिप्त परिचय के साथ आपने कविताओं की व्याख्या बहुत अच्छे से किया और इसी प्रकार से आप लोग का सहयोग बना रहे तो यह विशेष सत्र यूं ही सफल होता रहेगा। सहयोग ना रहे तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि समूह ही शक्ति होती है। तो इस क्रम में क्रम तो समाप्त हो चुका है, मैं स्वेच्छानुसार छोड़ता हूँ। और सत्य प्रकाश जी, आप या सोनाली, आदिति, आप लोग अभी तक कुछ नहीं बोली हैं। यदि इच्छा हो तो जरूर स्वागत है, अन्यथा आगे बढ़ा जाएगा। जी जी, अरे ये वीडियो ऑन कर सकते हैं कैसे ही? बिल्कुल आपकी इच्छा, स्वेच्छानुसार, कोई दिक्कत नहीं। सब लोग तो भाई दिनकर जी के जीवन परिचय पे तो बोल ही चुके हैं, तो मैं भी जी एक कविता सुनाता हूँ दिनकर पे। जी, अच्छा लगा आप लोग बहुत अच्छे ढंग से बता रहे थे। दिनकर की एक कविता है, रश्मि रथी की है कि चल रहा महाभारत का रण, चल रहा महाभारत का रण, चल रही धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के क्षण अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संघ, गत्वर गरे सुधर भूधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन्तेय कर्ण, छन छन करके गर्जन गंभीर, दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिष्ट विष्टि हो रही व्यर्थ, इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जो अपना निशंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि कर्ण में औसुसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु तेरा बहुविध हितकामी हूँ, बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ श्रव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को यहीं सयंदन में मुझे सुलाने दे, कर बवन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। फिर राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल तू बात क्या कहता है, नर का समस्त साधन जय का अपनी बाहों में रहता है, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, बनाने वाली मानवता को मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, पर आने वाली मानवता को मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा, संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत करने छाड़ किया, प्रतिभटके बद के लिए नी सर्वों का सहाय ले लिया, रे औसुसेन तेरे अनेक वंशज हैं, छिपे नरों में ही नहीं ये बसते प्रोग्राम घरों में भी, ये नरभुजंग मानवता का पथ बहुत कठिन कर देते हैं, प्रतिभटके बद के लिए नी सहाय सर्प का लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया कविता पाठन, आपका उच्चारण, ठहराव, वाचन बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही बढ़िया। उम्मीद करेंगे और कि आप आगे के विशेष सत्र में भी जुड़ें, और विशेष कवियों आलोचकों पर ही बात होती है, तो उम्मीद करते हैं कि आप जुड़ेंगे। अपना संक्षिप्त परिचय, अपना परिचय दे दीजिए कि आप किस कॉलेज से हैं और नाम। सत्य प्रकाश जी, अपना संक्षिप्त परिचय कॉलेज के साथ बता दीजिए। हाँ, आवाज जा रही है मेरी? हाँ 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 जी जी, मेरा नाम सत्य प्रकाश हुआ, मैं पटना विश्वविद्यालय के बीएन कॉलेज से हूँ। जी जी जी।
इतने दूर से आप जुड़े, हालांकि अब मैं खुद दूर आ गया हूँ। मैं अब स्नातक में हाँ नामांकन ले चुका हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। हाँ, वो तो आप बताए ही थे हमको तो। जी जी जी। तो ठीक है, आप लोग साथ में सब जुड़ते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इस विशेष सत्र का यही है कि हम लोग आपस में जो भी विशेष सत्र का उद्देश्य है कि जो विशेष बातें हैं जो साझा हो सके और एक ऐसा मंच तैयार हो जाए जिस पर सभी को बोलने का बराबर मौका मिले, अधिकार मिले। ठीक है, सोनाली ये कुमारी। बहुत बहुत अच्छा प्रयास है आपका, हम बहुत प्रभावित हैं आपसे। होगा दिनकर आधुनिक कवियों की प्रथम पंक्ति में बैठने के अधिकारी हैं। आधुनिक युग में सबसे पहली पंक्ति में बैठने के अधिकारी हैं, इस पर दो राय नहीं हो सकती। उनकी कविता में विचार तत्व की कमी नहीं है, यदि अभाव है तो विचार तत्व के प्राचुर्य के अनुरूप गहराई का। उनके व्यक्तित्व की छाप उनकी प्रत्येक पंक्ति पर है, पर कहीं कहीं भावक को व्यक्तित्व की जगह वक्तृत्व की ही मिल पाता है। दिनकर की शैली में प्रसाद युक्त यथेष्ट है, प्रवाह है, ओज है, अनुभूति की तीव्रता है, सच्ची संवेदना है। यदि कमी खटकती है तो तरलता की, घुलावट की, पर यह कमी कम ही खटकती है, क्योंकि दिनकर ने प्रगीत कम लिखे हैं। इनकी अधिकांश रचनाओं में काव्य की शैली रचना के विषय और मूड के अनुरूप है। उनके चिंतन में विस्तार अधिक और गहराई कम है, पर उनके विचार उनके अपने ही विचार हैं। उनकी काव्यानुभूति के अविच्छेद्य अंग हैं, यह स्पष्ट है। यह दिनकर की कविता का विशिष्ट गुण है कि जहां उसमें अभिव्यक्ति की तीव्रता है, वहीं उसके साथ ही चिंतन मनन की प्रवृत्ति भी स्पष्ट दिखती है। उनका जीवन दर्शन उनका अपना जीवन दर्शन है, उनकी अपनी अनुभूति से अनुप्राणित, उनके अपने विवेक से अनुमोदित, निरंतर प्रवर्तनशील, प्रगतिशील, जनवादी, मानववादी आदि आदि रहे हैं और आज भी हैं। पर रसवंती की भूमिका में यह कहने में उन्हें संकोच नहीं हुआ कि प्रगति शब्द में जो नया अर्थ ठूंसा गया है, उसके फलस्वरूप हल और फावड़े कविता का सर्वोच्च विषय सिद्ध किए जा रहे हैं और वातावरण ऐसा बनता जा रहा है कि जीवन की गहराइयों में उतरने वाले कवि सिर उठाकर नहीं चल सके। गांधीवाद और अहिंसा के हामी होते हुए भी कुरुक्षेत्र में वह कहते नहीं हिचके कि कौन केवल आत्मबल से जूझकर जीत सकता देह का संग्राम है। पाशविकता खड्ग से रेती उठा, आत्मबल का एक वश चलता नहीं। योगियों की शक्ति से संसार में हारता लेकिन नहीं समुदाय है। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं इस विशेष सत्र को स्थगित करता हूं और उपस्थित होता हूं अगले शनिवार या रविवार को एक नए विशेष सत्र के साथ। तत्कालीन बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुमूल्य समय आप लोगों ने हमारे साथ बिताया और सबके साथ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और कुछ कहना चाहे तो स्वागत, अन्यथा आज इस कक्ष को यहीं स्थगित किया जाएगा। और आज